नमस्ते। तो कल मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन समझा दिया था। यस। तो जल्दी से अपन की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल सिचुएशन है। आपको क्वेश्चन पहले जैसा ही मिलेगा जैसे अपन लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन में कर रहे थे। ठीक है। बस अभी एक और फोर्स इंक्लूड हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से लगता है आपका? फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट लगता है। ठीक है। फ्रिक्शन कौन लगाता है? तो जैसे बाकी फोर्सेस होते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, वैसे ही फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। तो फ्रिक्शन, सपोज दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, मान लीजिए ए एंड बी। तो ए बी पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, बी ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। पर डायरेक्शन किधर हो सकती है? पैरेलल टू द प्लेन, और यू से इन द प्लेन ऑफ कांटेक्ट। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा बॉडी के ऊपर? जब आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर स्लिप कर रही हो। सो बाय स्लिप वी मीन बॉडी रिलेटिव मोशन कर रही है। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, इट इज म्यू के इंटू एन। एन इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ओके। एंड म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो म्यू के है आपका, वो डिपेंड करता है सरफेसेस की रफनेस पे। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब दो बॉडीज या सरफेसेस स्लिप नहीं कर रही होती है, बट देयर इज एन अटेम्प्ट टू स्लिप, तो ऐसे केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, जो इसे थोड़ा टफ बना देता है इन न्यूमेरिकल्स। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब हो गया एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब जो एफ एस मैक्स है, उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज योर नॉर्मल। ओके। अब इसकी डायरेक्शन इस तरीके से लगती है कि स्लिपिंग को रोका जा सके। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है टू टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में एक फिक्स्ड रूल है कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। बट स्टैटिक के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तभी एक्ट हो रहा होगा जब स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग ना होने का मतलब या तो दोनों सरफेसेस रेस्ट पे हैं, या फिर दोनों सरफेसेस सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तो वहां कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इफ नीडेड, अगर स्लिपिंग का अटेम्प्ट नहीं है तो जीरो रहता है। स्लिपिंग का अटेम्प्ट जो है उतना उसको अपोज करने के लिए लगता है। ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमने लास्ट क्लास में देखी है। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है। देयर इज ए वॉल और एक ब्लॉक है विच इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, वर्टिकल है। दिस इज द ब्लॉक। ओके। अब देखिए, इसे हमें नीचे गिरने से रोकना है। ये जो वॉल है वो रफ है, इट इज रफ। और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको 0.5 दिया हुआ है। मास ऑफ ब्लॉक वो है आपका 2 किलोग्राम। ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है, जो वॉल है वो वर्टिकल प्लेन है। अब हमें सोचना है कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना प्रेसिंग फोर्स लगाएं। दिस इज एफ। ये जो एफ मैंने आपको अप्लाई किया है यहाँ पे, इट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। दिस एफ इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है। यू कैन टेक इट परपेंडिकुलर। तो मेरा क्वेश्चन यही है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ such that block does not slip। ठीक है, ऑन वॉल। तो चलिए एक बार सोच लेते हैं कि अगर ये वॉल स्मूथ होती, सपोज ये वॉल रफ नहीं होती, स्मूथ होती, तो क्या इन इस टाइप के जो फोर्स मैंने एफ लगाया हुआ है, इस टाइप के फोर्स से ये हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रह पाता क्या? लेट अस थिंक अबाउट इट। ओके।
तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं अपन। सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, लेट अस टॉक अबाउट दैम फर्स्ट। तो ये अपना ब्लॉक है, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं आप देखिए। एक तो इसका वेट एक्ट हो रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट एक्ट हो रहा है 20 न्यूटन का। मैंने जो फोर्स एफ एक्ट कराया हुआ है वो परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से वॉल इसके ऊपर क्या लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स। और इस पे कोई फोर्स आता अगर ये रफ नहीं होती, नहीं आता। ठीक है, दिस दिस ब्लॉक कैनॉट मूव परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो इसका मतलब एफ की जो वैल्यू है या फिर एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है, एफ के इक्वल आती। यस, तो एफ आप कितना भी बढ़ा लेते तो एन उतना बढ़ जाता, उससे क्या 20 बैलेंस हो जाता, नहीं, क्योंकि 20 तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए तो कोई वर्टिकली अपवर्ड फोर्स चाहिए आपको। तो क्या आप एफ की वैल्यू इनफाइनाइट करने के बाद भी इस ब्लॉक को रोक पाते नीचे गिरने से, आंसर इज नो। बट इन दिस केस दिस वॉल इज रफ, आप देख लीजिए यहाँ पे वॉल रफ है, तो क्या होगा, ये वॉल ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी। अब बहुत ध्यान से सुनना है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो आप देख रहे हैं सरफेस ये है, द वॉल सरफेस जो कि कांटेक्ट में है इस ब्लॉक के, तो इस वॉल के प्लेन में ही लग सकता है फ्रिक्शन। एग्री। अब वॉल का प्लेन थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वॉल किस प्लेन में है, एक्जेड प्लेन में, तो फ्रिक्शन एक्जेड प्लेन में ही लग सकता है। अब अब ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, यही बोला गया ना, द सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। जैसे ये डज नॉट स्लिप टर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक। सिंपल। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगता है, सो दैट स्लिपिंग ना हो। तो स्लिपिंग कैसे होगी, नीचे की तरफ ही हो रही है 20 न्यूटन, तो उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ एक्ट हो जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ, और इस पूरी सरफेस पे एक्ट होगा, है ना। ये जो मैं डैश 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 दिखा रहा हूँ आपको ग्रीन कलर से, तो ये पूरी सरफेस पे एक्ट हो रहा है, इफेक्टिवली मैंने ऊपर लिख दिया, और ये फ्रिक्शन रहेगा आपका एफ एस। ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि एफ एस फॉर दिस ब्लॉक नॉट टू स्लिप, आई राइट फॉर द ब्लॉक नॉट टू स्लिप व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे किसे बैलेंस करना चाहिए, 20 को। अब मुझे तो कैपिटल एफ फाइंड करना है, कैपिटल एफ और एफ एस को लिंक कैसे करें। तो भाई एफ एस पे तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है एन के लिए, पर एफ एस मैक्स में रिलेशन है हमारे पास। यस, तो वी नो दिस कि जो एफ एस है वो किससे बड़ा नहीं हो सकता, एफ एस मैक्स से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और एफ एस मैक्स क्या है ये समझिए, वी नो एज एफ एस मैक्स इज इक्वल टू, ये तो पता है ना, अभी अभी रिवाइज किया हमने, म्यू एस इंटू एन। तो यहां से लिंक बैठेगी बच्चों कि जो एन है वो हमेशा कैपिटल एफ के इक्वल है, और एफ एस मैक्स म्यू एस एन है। तो मैं पुट कर सकता हूं एन की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट एफ एस मैक्स is equal to mu s. Okay, you will get this is equal to mu s into this n which is f. Okay, अब आप सोचिए, आप अपने f की जो वैल्यू है दिस f, इस f की वैल्यू को आप जीरो रख दीजिए, तो आपका एफ एस मैक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एफ एस मैक्स जीरो आ गया तो फिर एफ एस तो जीरो ही आएगा, बिकॉज एफ एस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता ना। सोचो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही जीरो आ गई, मतलब फ्रिक्शन जीरो ही रहेगा वहां पे। मतलब आपका जो एफ है, कैपिटल एफ है, वो किससे डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को। और अगर आप एफ को जितना कम रखेंगे उतना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कम रहेगा। तो अगर आपने एफ इतना, कैपिटल एफ इतना कम कर दिया कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 के इक्वल नहीं हो पाया, तो क्या ये ब्लॉक रुक पाएगा, नहीं। तो कम से कम कैपिटल एफ आपको कितना रखना चाहिए, जिससे एटलीस्ट एफ एस मैक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 20 के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एफ एस की वैल्यू पुट करिए इन दिस, और एफ एस मैक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एफ एस इज इक्वल टू 20, सो 20 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। अब देखो इसने एक ही म्यू दिया है मुझे क्वेश्चन में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग ना दिए जाए तो हम इक्वल ट्रीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मेरा जो म्यू एस है वो भी 0.5 ही ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि म्यू एस इंटू एफ
So I write 20 must be less than or equal to 0.5 times f, और f मेरे पास कितना है वो तो मुझे फाइंड ही करना है, तो 0.5 को यहाँ भेज देते हैं. So मैं लिखूंगा f must be greater than or equal to 20 divided by 0.5. I hope you agree with this. तो कितना हो जाएगा आपके पास, f must be greater than or equal to 200 by 5. ठीक है, so f must be greater than or equal to 40 न्यूटन. So in this case you can understand very well कि आप जो प्रेसिंग फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर परपेंडिकुलर टू वॉल, वो प्रेसिंग फोर्स कम से कम 40 न्यूटन होना चाहिए अगर इस ब्लॉक को आप रोकना चाहते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन माइंड में उठता है सिंपल सा कि क्या होगा अगर मैंने इसे 50 न्यूटन लगा दिया, क्या फ्रिक्शन 50 न्यूटन एक्ट होने लगेगा? समझते हैं इस बात को, या फिर फ्रिक्शन 25 एक्ट होने लगेगा? लेट अस सी, चेक करते हैं. तो इसका सेकेंड पार्ट बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पे पूछ रहा हूं. से इफ कैपिटल F is equal to 50 न्यूटन, okay, then find friction acting on the block. अब मैं लिखूं या ना लिखूं कि ये फ्रिक्शन कौन एक्ट करा रहा है, तो हमेशा जब भी फोर्सेस होते हैं दो क्वेश्चन तो माइंड में आने ही चाहिए कि ऑन विच बॉडी फोर्स इज एक्टिंग एंड हु इज अप्लाइंग द फोर्स, एंड मैटर ज्यादा क्या करता है, ऑन विच बॉडी फोर्स इज एक्टिंग, क्योंकि वही फोर्स उस बॉडी की स्टेट चेंज कर सकता है. ठीक है, सो किस बॉडी पे फोर्स की बात हो रही है, ब्लॉक पे कौन लगाएगा फ्रिक्शन, ब्लॉक का कांटेक्ट है किसके साथ, ब्लॉक का कांटेक्ट है वॉल के साथ, तो वॉल ही तो लगाएगा फ्रिक्शन ब्लॉक के ऊपर. ठीक है, हाँ, वॉल जिधर लगाएगा ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन, ब्लॉक वॉल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है उससे ब्लॉक की स्टेट चेंज होगी, और वॉल पर जो फोर्स लग रहा है उससे वॉल की स्टेट चेंज होगी. किसी ने डाउट पूछा हुआ है मेरे से, ध्यान से समझ लीजिए. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ये नहीं बोलता कि किसी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो सकती. न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं और वो फोर्स दोनों बॉडीज की स्टेट चेंज कर सकता है. ओके, सो सी हियर. वेल, तो चलिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी. तो मैं सिर्फ ब्लॉक ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए. सो दिस इज द ब्लॉक वी हैव. आप ध्यान से देखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आप ये सब करके देख सकते हैं अपने घर पे. कोई ब्लॉक लीजिए, वॉल के अगेंस्ट प्रेस करिए, धीरे धीरे प्रेसिंग फोर्स कम करते जाइए, तो आप देखेंगे एक टाइम पे वो नीचे स्लिप कर रहा है. ठीक है, ओके. सो अब मैंने यहाँ पे जो फोर्सेस लगाए हुए हैं वो एक तो मेरा अप्लाइड फोर्स F है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 50 न्यूटन कर दी है. ठीक है, और मुझे कम से कम कितना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ मैं चेक करूं तो 40 न्यूटन ही चाहिए था. यस, जबकि अब मैंने 50 न्यूटन लगा दिया है, तो ब्लॉक स्लिप तो नहीं करना चाहिए. फिर भी फ्रिक्शन कितना होगा देखते हैं. ये mg लग गया 20 न्यूटन का, नॉर्मल लग जाएगा यहाँ से वॉल से, और फ्रिक्शन लगेगा तो ऊपर ही, क्योंकि अभी भी 20 को बैलेंस करने वाला कोई एजेंट नहीं है, पूरी 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 वॉल पे लगेगा, मतलब सरफेस पे लगेगा यहाँ पे. ये फ्रिक्शन है स्टैटिक. अब आप बताइए, ये ब्लॉक स्लिप तो नहीं कर रहा है. यस, सो जो एफ है वो अभी किसके इक्वल आएगा बच्चों, 20 न्यूटन के इक्वल आएगा. बट यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, एफ एस मैक्स है, वो कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन. सो म्यू एस की वैल्यू 0.5 दी हुई है, और एन आप देख ही पा रहे हैं, एन किसके इक्वल बनेगा, 50 न्यूटन के इक्वल बनेगा. तो इस हिसाब से आपका जो एफ एस मैक्स है बच्चों, वो कितना हो जा रहा है आपके पास, 50 इंटू 0.5 into 50. Okay, so how much will you get here, 25. 0.5 into 50, you'll get 25 न्यूटन. इन दोनों में अंतर समझिए, आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे. इसने पूछा फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक का आंसर आएगा 20 न्यूटन. बट मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कैन एक्ट, वो कितना होगा, 25 न्यूटन. तो आप जरूरत से ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर पा रहे हैं, ज्यादा फ्रिक्शन वहां पे एक्ट हो सकता है, बट फ्रिक्शन 25 एक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर 25 में इसको एक्ट करा दूं तो 25 और नीचे 20 हिसाब से तो ऊपर स्लिप करने लगेगा ये. ओके, और फ्रिक्शन तो ये चाहता है कि स्लिपिंग ना हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, 20, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, 0 से एफ एस मैक्स के बीच में कुछ भी रह सकता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, ओके. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. So here let us consider two blocks. This is wall,
और इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 2 ब्लॉक्स लेके आ रहा हूँ। ओके, इसको 2 डायमेंशनल में बना दूँ, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये वॉल है आपकी, समझ पा रहे हैं? अभी वॉल दिख नहीं रही है। ये एक ब्लॉक है, दिस इज वन ब्लॉक एंड दिस इज अनदर ब्लॉक, दिस इज अनदर ब्लॉक। ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। मैं इसे प्रेस कर रहा हूं यहाँ पे, हियर द फोर्स इज एफ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, minimum value of f such that blocks does not slip, does not slip। और मैंने आपको दे दिया कि यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मैं रेस्पेक्टिवली आपको प्रोवाइड कर दूं। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो μ1 है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो μ2 है। मींस फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड ए इज μ1, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज μ2। ठीक है, और इनके मासेस डेफिनेटली यू विल नीड मासेस, तो मैं इनके मासेस को m1 एंड m2 बोल देता हूँ। ठीक है, मास ऑफ ए इज m1, मास ऑफ बी इज m2। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन हियर, हाउ टू सॉल्व। आइडिया वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन हियर। ओके, सबसे पहले अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो बी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात कर लेता हूं मैं आपके साथ। तो बी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है बच्चों, यहाँ पे एफ जो मैंने लगाया है, और उसको बैलेंस करने के लिए ये एफ की वजह से बी इज प्रेसिंग ए, सो ए विल प्रेस बी और वो फोर्स हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। तो इस नॉर्मल को मैं नाम दे देता हूं नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, से इट इज एन। तो एन विल डेफिनेटली बी इक्वल टू एफ, और फिर नीचे इसका वेट लग रहा होगा विदाउट एनी डाउट, तो ये कितना आएगा m2g। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बी एंड हु विल बी द एजेंट जो कि बी पे फ्रिक्शन एक्ट करा रहा होगा। तो बी का कॉन्टेक्ट किसके साथ है? ए के साथ है, तो ए एक्ट कराएगा फ्रिक्शन। अब आप बताइए फ्रिक्शन किधर एक्ट करना चाहिए, नीचे या ऊपर? नीचे किया तब तो ये ब्लॉक नीचे ही आ जाएगा, स्लिप करेगा। फ्रिक्शन नहीं चाहता स्लिप करे, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन ऑन बी मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, और वो यहां एक्ट नहीं करेगा, वो फ्रिक्शन यहां एक्ट करेगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। यस, सो लेट्स कॉल दिस फ्रिक्शन टू बी कुछ भी दे बोल सकते हैं, 1 2। मैंने इसके लिए सारे पैरामीटर 2 लिए हैं, तो इसे मैं f2 बोल दे रहा हूं। इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इन, ओके, क्योंकि हमें स्लिपिंग नहीं कराना है। ऑल राइट, बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए आप, बी का फ्री बॉडी डायग्राम तो हो गया, सॉरी, ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ए के साथ क्या क्या हो रहा है देखिए, ए के ऊपर एक तो बी नॉर्मल लगा रहा है यहाँ पे, और आंख बंद करके आप फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बाई बी लिख सकते हैं। सी न्यूटन थर्ड लॉ है। तो ये जो F2 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द फ्रिक्शन ऑन B बाई A, तो इसके जस्ट अपोजिट आएगा फ्रिक्शन ऑन A बाई B। किधर आएगा? वो नीचे की तरफ। इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है सोचने का। सो ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन A बाई B किधर होगा। सो ये डाउनवर्ड होगा, F2 नीचे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। ओके, दिस F2 here, this F2 is on B due to A, this is on A due to B, so they are action reaction। तो अगर आपने A और B एज ए सिस्टम FBD बनाया तो क्या है, फ्रिक्शन दिखेगा उसमें? माय आंसर इज नो, नहीं दिखेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि A के ऊपर और कौन सा फोर्स है? A के ऊपर इसका वेट एक्ट हो रहा है, वेट एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ। कितना एक्ट हो रहा है? m1g। परफेक्ट, ओके। इसके अलावा और क्या एक्ट हो रहा है A के ऊपर? यस, डेफिनेटली ये जो वॉल है वो एक नॉर्मल एक्ट करा रही होगी, इसे मैंने एन नॉट बोल दिया। और क्या एक्ट हो रहा होगा? फ्रिक्शन। तो आप देखिए कि ए के ऊपर दो दो फोर्स नीचे लग रहे हैं। कौन कौन सा? m1g भी लग रहा है और f2 भी लग रहा है। तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ऑन ए बाय वॉल इट मस्ट बी अपवर्ड। दिस इज f1 आई एम कॉलिंग अबाउट। ये भी स्टैटिक है क्योंकि ए स्लिप नहीं कर रहा है। सो डिड यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हाउ आई डिसाइडेड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? तो मैंने सोचा बी को बैलेंस कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन डेफिनेटली mg के अपोजिट लगेगा, सो दैट कैन बैलेंस, ओके, स्लिप ना करे। अब ए के ऊपर दो दो जगह से फ्रिक्शन आ रहे थे, तो मैंने F2 डिसाइड कर लिया, इसलिए आप F1 बता पाए।
अगर आप F2 की डायरेक्शन डिसाइड ना कर पाते तो फिर आप ये F1 की डायरेक्शन भी पता नहीं कर पाते। तो आप ऐसी बॉडी पिक करिए सोचने के लिए जिस पे एक ही बॉडी फ्रिक्शन लगा रही है, उसका डिसाइड कर लो, फिर थर्ड लॉ के हिसाब से दूसरी बॉडी पे लगा दो और फिर आप उसके सेकेंड फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं। ओके वेल, तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। लेट्स फ्रेम द इक्वेशंस। दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ओके, all the blocks are in equilibrium here, so I write all blocks are in equilibrium. So what will I write? तो B के लिए आप लिख देंगे कि आपका N है वो F के इक्वल होना चाहिए और जो F2 है उसे किसके इक्वल होना चाहिए, M2G के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात। इसे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दिया। यहाँ से आप क्या लिख देंगे, यहाँ से आप लिख देंगे कि आपका जो N है वो या N नॉट है उसे N के इक्वल होना चाहिए, दिस इज माई इक्वेशन 3। और आपका जो F1 है इट मस्ट बी इक्वल टू M1G प्लस F2। ठीक है, दिस इज 4। तो देखिए, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ फाइंड करनी है यहाँ पे। तो एक काम करेंगे अपन, हम इक्वेशन नंबर 2 से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको F1 कितना मिल जाएगा बच्चों, आपके पास ये आ जाएगा M1G प्लस M2G। तो यहाँ से F1 की जो वैल्यू है आपके पास निकल के आ गई कि F1 मस्ट बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, एंड नाउ यू नो एज F1 should be less than or equal to F1 max, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F1। तो आपको क्या मिल जाएगा, F1 must be less than or equal to F1 max की जगह आप क्या लिखोगे, μ1 इंटू एन नॉट। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो फ्रिक्शन F1 है वो कौन लगा रहा है, आपके ब्लॉक ए पे वॉल लगा रही है, तो उन दोनों के बीच का नॉर्मल एन नॉट है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एन नॉट पे डिपेंड करेगी, ना कि एन पे। एन पे किसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, F2 की। ठीक है, तो देखते हैं। सो अब आप पुट कर लीजिए। अब इन इक्वेशन से आप लोग समझ पा रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 3 मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू एफ। इसका मतलब जो मेरा F1 है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μ1 इंटू एफ, एंड मीन्स इट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G must be less than or equal to mu1 f, so means f must be greater than or equal to m1 plus m2 divided by mu1 into g। तो आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, m1 plus m2 g divided by this mu1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब यहीं पे आप ये सोचिए, इसे सपोज इफ आई राइट इन दिस सिचुएशन से इफ wall is smooth, मतलब the friction coefficient becomes 0, then F1 you will get, this F must be greater than something divided by 0, so must be greater than infinite। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है for no value of F, no value of capital F, this system can be in equilibrium, this system can be in equilibrium। Clear? Okay, well, let's talk about this also. See, look at this equation, F2 is equal to M2G। तो यहाँ से भी अपन को एक टर्म समझ में आता है कि मेरा जो F2 है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू F2 मैक्स, पर आप देखेंगे ये ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो F2 आपके पास M2G निकल के आया, मस्ट बी लेस देन μ2 इंटू एन, और n किसके इक्वल है, F के इक्वल, सो M2G मस्ट बी लेस देन μ2 इंटू एफ। So this F must be greater than or equal to M2G divided by mu2। So F को इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो ही F आप बोलेंगे कि यहाँ पे सिस्टम को बैलेंस कर पाएगा। अब आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे विदाउट मेकिंग दीज मैनी इक्वेशंस। यहाँ मैंने देखिए 4 इक्वेशंस बनाई हैं फिर सॉल्व किया है। इसका मेथड 2 मैं आपको ग्रीन पेन से लिख के यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो मेथड 2 में कुछ खास नहीं है, आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की बजाय आप पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते। तो ए बी, तो यहाँ से आपको एफ लगता, ये आपके पास एन नॉट होता। तो ये जो फोर्सेस देख रहे हैं आप एन एंड एफ टू, ये इंटरनल हो जाते हैं, सो ये दिखाई नहीं देते आपको, सिर्फ यहाँ पे एक फ्रिक्शन दिखाई देता F1। और इस सिस्टम का जो टोटल वेट है वो आपको दिखाई देता है, यहाँ पे कितना रहता है वो M1 प्लस M2 इंटू जी। यस, ये सिस्टम का टोटल वेट रहता है। तो आप फटाफट से बोल देते हैं यहाँ पे कि आपका जो
F1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, M1 प्लस M2G के इक्वल होना चाहिए, और इस F1 की वैल्यू F1 मैक्स से छोटी होनी चाहिए, जो F1 मैक्स क्या रहेगा, म्यू 1 इंटू एन नॉट, यस एन नॉट एफ के इक्वल है। तो आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे आ जाता अगर आप सिस्टम दोनों का ड्रॉ करते। एक बार और बता दूं मैं आपको, इफ there is no friction between wall and blockade and this system cannot be in equilibrium for any value of f। ठीक है, ओके। सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वॉल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, दिस इज ए वॉल, ठीक है, और एक ब्लॉक है, देयर इज ए ब्लॉक, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो ब्लॉक है वो एकदम वॉल पे प्रेस कर रहा है। अब प्रेस किससे कर रहा है ये आपको समझना, बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्शन एक बार के लिए क्लियर कर दूं। तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं दिस इज माई जेड एक्सिस, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, वाई एक्सिस इज दिस, ये आउट ऑफ द बोर्ड है एंड इट इज गोइंग इनटू द बोर्ड, दिस इज माई वाई एक्सिस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इनटू द बोर्ड। अब मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, दिस फोर्स इज एफ एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है, विथ y axis, see how, so this is your line parallel to y axis and this is the force acting on this block, this is force F and this angle is 37 डिग्री। सो कैन यू आइडेंटिफाई कि ये फोर्स किस प्लेन में एक्ट हो रहा है। सो लेट मी टेल यू, ये फोर्स आपका वाई जेड प्लेन में एक्ट हो रहा है। तो मैं अगर एक्सिस भी यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये ऊपर की तरफ बच्चों मेरे लिए कौन सी एक्सिस रहेगी, दिस इज माई जेड एक्सिस। वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन आप लोग देख पा रहे हैं इट विल बी माई वाई एक्सिस एंड सिंपली दिस इज माई एक्स एक्सिस। तो ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है दिस इज इन YZ plane. I hope you can understand. This is my YZ plane. If I tell you, this is my YZ plane. तो force इसी में लग रहा है, ठीक है। तो here force F is applied in YZ plane, okay, at an angle of 37 डिग्री। बॉडी का मास आपको दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, और आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है बच्चों, इट इज 0.5, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इट इज 0.5। सो माय क्वेश्चन हियर इज फ्रिक्शन किस किस के बीच में रहेगा, दिस ब्लॉक एंड वॉल, दिस इज वर्टिकल वॉल, ठीक है, जी आपका इस तरीके से एक्ट हो रहा है। सो फाइंड मिनिमम value of f. So I'm asking here two questions to you. Let me put it that way. I'm asking find minimum and maximum value of f. Minimum and maximum value of f such that block does not slip on the wall, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि मेरा जो ब्लॉक है वो वॉल पर स्लिप ना करे, सिंपल सी बात। ओके, लेट्स सी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक टू सॉल्व। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वाईजेड प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें कि ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सो ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये फोर्स इस तरीके से एक्ट हो रहा है यहाँ पे, दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम दिस वाई एक्सिस। तो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एंगल आपका 37 डिग्रीज है, ठीक है। अब आप देखिए बाकी फोर्सेस भी समझ लीजिए यहाँ पे।
तो मैं आपको एक्सेस समझा दूं कि वाई एक्सेस है और ऊपर की तरफ जेड एक्सेस है। आई हैव ड्रॉन वाई जेड प्लेन। तो आपके पास यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से आएंगे? एक तो नेगेटिव जेड में आपका एम आएगा इस ब्लॉक का, तो मास 2 kg है तो एम 20 हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्लॉक पे यहाँ से नॉर्मल फोर्स आएगा फ्रॉम द वॉल, ये आपका अप्लाइड फोर्स एफ है जिसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो एक एक करके सोचते हैं, पहले हम एफ को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, दीज आर कंपोनेंट ऑफ एफ। तो आप देखिए ये एंगल 37 है तो इधर का एंगल भी 37 हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास एफ कॉस 37 डिग्रीज और ये आएगा आपके पास एफ साइन 37 डिग्रीज। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ समझाने के लिए। तो आपके पास ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रहा है एफ साइन 37 डिग्रीज, ठीक है, और एक दूसरा फोर्स आ रहा है यहाँ पे आपके पास एफ कॉस 37 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस इज योर एफ कॉस 37 डिग्रीज, namely 3f by 5 and 4f by 5। ठीक है, इसके साथ साथ नीचे यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है mg which is 20 in this case, यहाँ से लग रहा है आपके पास नॉर्मल। Now let us understand about the minimum and maximum value of f। तो सोचिए कि मैं f की वैल्यू यहाँ पे 0 भी रख सकता हूँ, है ना, मैं कोई फोर्स लगाऊं ही नहीं तो f 0 हो जाएगा। f 0 हो गया तो आप ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको कि अगर f मैंने यहाँ पे 0 ले लिया तो मेरा n भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। n 0 आ गया तो कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं होगा और ये तो f 0 है ही ऑलरेडी, तो ये ब्लॉक डेफिनेटली नीचे गिरेगा। तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा के रखना है। अब मैंने इतना सा ही फोर्स लगाया, 0 से थोड़ा बढ़ाया, पर इतना नहीं बढ़ाया कि 3f/5 किसे बैलेंस कर सके, mg को। तो इस केस में कौन और एक्ट होने लगेगा? ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप करना चाहेगा और इस केस में यहाँ पे क्या एक्ट होने लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अब मैंने F इतना कम लगाया है कि ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, तभी बैलेंसिंग पॉसिबल हो पा रही है। तो ये इंश्योर करेगा कि फोर्स मैंने मिनिमम अप्लाई किया है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या बनेगी इक्वेशन। ये इक्विलिब्रियम में है तो आप n को तो फटाफट क्या लिख देंगे, 4f/5। ठीक है, और आप अपना fs max को क्या लिख देंगे? आपके पास जो fs max आएगा वो 20 के इक्वल आएगा। यहाँ पे गलत हो गया, सही है, ये गलत हो गया क्योंकि fs max के साथ साथ ऊपर एक और फोर्स भी है, कौन सा? 3f/5। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे fs max प्लस 3f/5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गया। अब यू ऑल्सो नो एज fs max इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और जो म्यू एस है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई आपको? 0.5। एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 4f/5। तो आपके पास ये आ जाता है 0.4 टाइम्स एफ। ठीक है, you'll get 0.4 टाइम्स एफ। तो इसे वहां पे पुट कर देते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास? 0.4 टाइम्स एफ प्लस 3/5 को क्या लिख सकते हो आप? 0.6 टाइम्स एफ इज इक्वल टू 20। तो आपके पास क्या आ गया? एफ मस्ट बी इक्वल टू 20। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नीडेड देयर। और आपका जब एफ 20 है तो फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है? एफ एस मैक्स एक्ट हो रहा है। तो फ्रिक्शन इन दिस केस उसकी वैल्यू आप निकाल कर रख लीजिए। फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है आपका 0.4 इंटू 20 मीन्स हाउ मच इट इज एक्टिंग? 8 न्यूटन। तो आपका जो फोर्स है आपको अप्लाई करना है कम से कम 20 न्यूटन अप्लाई करना है, और आपका जो फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। नाउ सी वन थिंग हियर आल्सो, एंड व्हाट इज दैट इज, अब सपोज मैं f को बढ़ाता जाता हूँ, नाउ आई वांट टू सॉल्व इट फॉर मैक्सिमम, मैं f को बढ़ाता जाता हूँ। ठीक है, मैंने f इतना बढ़ा दिया कि f साइन 37 mg से भी बड़ा हो गया। आर यू विथ मी? मैंने f इतना बढ़ा दिया कि ये जो 3f/5 है इट इज ग्रेटर देन mg। आप सोच सकते हैं कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ऐसा करने से अब ये ब्लॉक की जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो किधर की तरफ आ गई? ऊपर की तरफ। तो फिर फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ पे लग जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ। अभी आप चेक करिए कि आपका 3f/5 20 के इक्वल है, आपको f कितना मिला है? 20। तो आप चेक करिए 3 इंटू 20/5 तो कितना आ रहा है आपके पास? ये 12 आ रहा है। तो 12 बड़ा कौन है? 20। तो अभी ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे थी इसलिए फ्रिक्शन कहाँ आ रहा है? ऊपर। अब मैं मैक्सिमम एफ के लिए सॉल्व करूंगा। तो मैक्सिमम एफ का मतलब ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ आ गई।
तो अब कुछ इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, कोई अंतर नहीं इनमें। एन इधर की तरफ जो फोर्स आ रहा है अपने पास, आप चेक करिए 4F/5 आ रहा है, वो अब भी 4F/5 रहेगा। फिर आपके पास यहाँ पे ऊपर इसका एक कंपोनेंट बन रहा था 3F/5, वो अब भी रहेगा। नीचे एक mg का फोर्स बन रहा था विच इज इक्वल टू 20, ये भी अब भी रहेगा। अब बस आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि किधर एक्ट होने लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और वी आर सॉल्विंग फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, तो ये जो फ्रिक्शन है वो भी किस पे एक्ट हो रहा होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे। तो आप क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे, यू विल राइट इट एज इक्वेशन, इक्विलिब्रियम है यहाँ भी, तो क्या लिखेंगे आप, यू विल राइट 3F/5 मस्ट बी इक्वल टू 20 प्लस दिस Fs मैक्स। तो अब आप अपना Fs मैक्स कैसे लिखेंगे, सो Fs मैक्स को आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका जो म्यू है, म्यू इंटू दिस नॉर्मल। और आप यहाँ पे एक इक्वेशन और भी देख पा रहे हैं इक्विलिब्रियम से कि नॉर्मल जो है वो 4F/5 के इक्वल है, तो आप इसे लिख सकते हैं म्यू इज 0.5 इंटू नॉर्मल इज 4F/5। तो आपके पास एज यूजल ये कैलकुलेशन पहले जैसी ही है 0.4F, बस फर्क इस इक्वेशन में आया है, यहाँ पे पुट कर दीजिए इसे। तो आप लिखेंगे 3F/5 विच इज 0.6F इज इक्वल टू 20 प्लस 0.4F, ये आपका 0.6F है पहला टर्म। तो आप क्या आ जाएगा आपके पास 0.6F माइनस 0.4F इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 0.F इज इक्वल टू 20। सो आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 0.2 मीन्स 200/2, सो इट इज 100। ये बच्चों आपके F की मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F विच यू कैन अप्लाई। समझते हैं कि अगर मैंने फोर्स को 100 न्यूटन से भी ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा। अगर मैंने फोर्स को 100 न्यूटन से भी ज़्यादा लगा दिया तो फिर मेरा जो 3F/5 है, आप एक बार चेक करिए, 3/5 इंटू 100 ये कितना बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ठीक है। बट फ्रिक्शन ध्यान रख ले रहा है, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। Fs मैक्स आप चेक करिए वैल्यू कितनी आई है आपके पास Fs मैक्स की, 0.4F, so it is 0.4 into 100, so it is how much, 40 Newton. So in this scenario friction acting is 40 Newton, so you can check very well। अभी जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी कि which is 3/5 into capital F which is I have calculated 100, so how much I am getting this as equal to 60, yes, so this 3F/5 I am getting it as equal to 60। ये आपके पास 20 लग रहा है, ये 40 मिलके बैलेंस कर ले रहा है। अगर मैंने F को 100 से बढ़ा दिया तो मेरा जो 3F/5 है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी उसे बैलेंस नहीं कर पाएगा वहां पे। आप समझ पा रहे हैं, सो दिस इज द मैक्सिमम अलाउबल F यू कैन हैव योर 100 न्यूटन। सो लेट्स चेक फॉर ग्रेटर देन 100। let me take say F is equal to 120 न्यूटन, see what happens। so आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन, लेट्स ट्राई टू बैलेंस। तो आपका जो 3F/5 है वो कितना निकल के आएगा, इट विल बी 3/5 is into 120, so you will have is equal to 24, so you will have 72 Newton this force on upward। Fs max कितना निकल के आएगा आपके पास, 0.4F, so which is equal to 0.4 into what is F you have is 120, so you will have it equal to 48 Newton, ओके। एंड mg कितना है, वो तो 20 न्यूटन ही है, तो mg प्लस Fs मैक्स मिलके भी कितना बना पा रहे हैं, 68 न्यूटन, जबकि ऊपर की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो 72। इसका मतलब ब्लॉक ऊपर क्या करेगा, इस केस में एक्सेलरेट करेगा। तो आपको समझ आ रहा है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसने पूछा था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू F सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो आप F को कहाँ से कहाँ वेरी करा सकते हैं, सो F कैन बी वेरीड फ्रॉम दिस फर्स्ट वैल्यू विच आई गॉट एज 20, मिनिमम आप F को 20 रखिए और मैक्सिमम आप F को कितना रख सकते हैं, 100। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि टेल मी द वैल्यू ऑफ कैपिटल F एट विच फ्रिक्शन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ओके, जैसे मैं आपको समझाऊं कि जब मेरी F की जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन से ज़्यादा है ना, और या 20 न्यूटन के आसपास है, 21 22, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर एक्ट कर रहा है ब्लॉक के, और जब 100 के आसपास है तो आप देख पा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है।
तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ फाइंड, ये इसका सेकेंड पार्ट हो सकता है, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ सच दैट नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल है फिर तो ये कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम पुराना बना ही हुआ है। एफ का एक कंपोनेंट इधर कितना आता है 4f/5, इधर कितना आता है ये आपका नॉर्मल, ऊपर कितना बनता है 3f/5 और नीचे कितना बनता है mg, जिसकी वैल्यू एनीवे आपको पता है 20। अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वॉल स्मूथ हो गई है, सी एनीवे ब्लॉक स्लिप तो कर नहीं रहा है, ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है क्योंकि अगर स्लिप किया तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही करेगा, और स्लिप नहीं किया तब भी फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है। पर अगर जरूरत नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या भी आ सकती है 0। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो, इवन दो द सर्फेसेस आर रफ, फ्रिक्शन मे नॉट एक्ट इफ नॉट नीडेड। ओके, सो टेक केयर। तो यहाँ मुझे चाहिए कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, तो मैं सीधी सीधी बैलेंसिंग कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी 3f/5 मस्ट बी इक्वल टू 20 एज वेल एज 4f/5 इज इक्वल टू नॉर्मल। मैं इसी से सॉल्व कर लूंगा, तो मेरा जो f है बच्चों वो कितना आ जा रहा है 100 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है कि जब आपकी f की कैपिटल F का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 20 से ये 100/3 न्यूटन के बीच में है, ऐसे केस में जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज अपवर्ड, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन में। ठीक है, और जब आपके f की वैल्यू 100/3 से बड़ी है पर 100 से छोटी है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो किधर एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन एक्टिंग on the block is downward, and exactly 100/3 पे no friction is acting. I hope you are able to understand as well as appreciate this question. Okay, yes, moving towards next question here. See, तो जैसा मैं बोल रहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन ट्रिकी है, पहले आप बाकी फोर्सेस के बारे में सोच लीजिए, फिर सोचिए कि स्लिपिंग रोकने के लिए कहाँ लगना चाहिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उधर ही लगता है, बस प्लेन फिक्स है फ्रिक्शन का कि वो किस प्लेन में लगेगा हमेशा, द प्लेन विच इज पैरेलल और विच इज द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दो सर्फेसेस। ओके, एक और सिमिलर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ आपके साथ, थोड़ा सा वेरिएशन, और आप सोचिए, सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करना उसे, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे पूछा है, सेम टू सेम, एक्सिस वगैरह बिल्कुल वैसी ही है। तो मैं वापस आपको समझा दूं, ये मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर की है, ये ऊपर की तरफ मेरी जेड एक्सिस है, और ऐसा अंदर की तरफ वाई एक्सिस है। आपको हमेशा चेक कर लेना है कि एक्स क्रॉस वाई मस्ट बी इक्वल टू जेड, और ये से आई क्रॉस जे इक्वल टू के। यहाँ पे एक ब्लॉक है, देयर इज ए ब्लॉक, ओके, एंड इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं जैसा पहले हमने सॉल्व किया है, बट इस बार जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे लग रहा है। इस बार का जो फोर्स है वो एक्स वाई प्लेन में है, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और जो फोर्स है वो एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, देखिए कैसे, सो इट इज acting like this, this is the force F, okay, this is y axis, x axis, इस बार ये x axis के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, so your force is acting in xy plane, okay, friction coefficient is 0.5, okay, so here my question is again very simple, I am asking, मास आपको दिया हुआ है 2 केसेस, ठीक है, ये वॉल है, वॉल रफ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको दिया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F such that block does not slip, such that block does not slip, ओके, चलिए समझते हैं इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सॉल्यूशन का तरीका वही रहेगा जो मैंने अभी आपको करवाया था, सी, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ओके,
सो इन फ्री बॉडी डायग्राम आई विल बी सीइंग दिस फोर्सेस। अब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम 3D में ही बनाना पड़ेगा, तो मैं इस डायग्राम को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, so that I can draw free body diagram here. So see here, मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ इस फोर्स F को, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे बच्चों। एक कंपोनेंट आएगा इस तरीके से which is parallel to x axis, और दूसरा कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब ये जो f है आप देख रहे हैं ये एंगल 37 हो जाएगा x एक्सिस के साथ, तो ये बनेगा f cos 37 डिग्रीज, और इस साइड बनेगा ये f sin 37 डिग्रीज। ठीक है, तो एक और बार हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो सी है, सो इन दिस डायग्राम मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंपोनेंट्स ही दिखाने वाला हूँ। सो सी, तो मेरे जो कंपोनेंट्स निकल के आए हैं वो एक ये कंपोनेंट निकल के आया इधर की तरफ, इसका वैल्यू है f cos 37 यानी कि है 4f/5। एक कंपोनेंट निकल के आया है y एक्सिस के अलोंग इधर, जिसकी वैल्यू निकल के आई है 3f/5। अच्छा, और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इस पर? mg एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट हो रहा है विच इज 20। ओके, नॉर्मल एक्ट हो रहा है इस पर पीछे की तरफ से, सो लेट अस एक्ट नॉर्मल फ्रॉम बैक, दिस इज नॉर्मल फ्रॉम वॉल। तो ये सारे फोर्सेस आप देख रहे हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पे F का कोई भी कंपोनेंट mg की लाइन में नहीं है, तो फ्रिक्शन अब कैसे एक्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? आप देखिए, आपका जो 4f/5 है, 4f/5 है, ये ब्लॉक को किधर पुश कर रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। सो ब्लॉक स्लिप कर सकता है उधर, यस कर सकता है। देन mg जो है वो आपको किधर खींच रहा है? नीचे। हाँ, ये लोग बैलेंस कर लेंगे, n and 3f/5 बैलेंस कर लेंगे। सो दिस ब्लॉक इज फ्री टू मूव इन विच प्लेन? इफ आई आस्क यू, दिस इज फ्री टू मूव इन एक्सैक्ट प्लेन पैरेलल टू द वॉल, परपेंडिकुलर टू वॉल ये मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को दो काम करने पड़ेंगे बच्चों, यही इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी है पुराने के कंपैरिजन में, कि यहाँ फ्रिक्शन mg की वजह से जो स्लिपिंग हो रही है उसे भी रोकने की कोशिश करेगा, 4f/5 की वजह से स्लिपिंग हो रही है उसे भी रोकने की कोशिश करेगा। तो देखिए आप फ्रिक्शन एक इसी फेस पे, ये जो फेस आप देख पा रहे हैं, दिस फेस एज वेल एज दिस फेस, इन दोनों पे ही फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो एक फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट बनेगा वो इधर बनेगा, इट विल बी योर fs1, आई राइट, ये सेम फेस है। और दूसरा फ्रिक्शन का बच्चों जो कंपोनेंट बनेगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बनेगा, इस कंपोनेंट को मैं बोल दे रहा हूँ fs2। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। फ्रिक्शन इधर ही लग रहा है, जो नेट फ्रिक्शन है वो fs1 और fs2 का क्या आएगा? रिजल्टेंट, जो किसके अपोजिट एक्ट हो रहा होगा? इट विल बी अपोजिट टू द फोर्स 4f/5 एंड 20 का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट एक्ट हो रहा होगा। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। आपको ये समझ में आ गया फ्रिक्शन की डायरेक्शन? नहीं तो वापस सुनिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर द ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर द ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, आप क्या लिखेंगे? आपका जो fs1 है इट मस्ट बी इक्वल टू 20। दूसरा आप लिखेंगे fs2 जो है इट मस्ट बी इक्वल टू 4f/5। तीसरा आप लिखेंगे कि जो नॉर्मल है इट मस्ट बी इक्वल टू 3f/5। ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं बच्चों, ठीक है, 1 2 3। अब आप इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि जो fs max है वो किसके इक्वल होगा? आपका μs इंटू एन के इक्वल होगा, जहाँ μs मुझे 0.5 दिया गया है, n मुझे 3f/5 दिया गया है। तो इस तरीके से मेरा जो fs max है यहाँ पे वो 0.3f है, इट इज 0.3f, ये इक्वेशन 4। और अभी तक भी मैं fs max को fs1 fs2 से लिंक कैसे करूं? तो एक ही सरफेस का फ्रिक्शन है fs1 fs2, वहां का नॉर्मल n है, आप देख पा रहे हैं फ्रॉम वॉल। तो ये जो fs1 और fs2 का रिजल्टेंट आएगा बच्चों, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, इट विल बी द fs। और आप कैपिटल F की मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप उतना ही F लगाना चाहते हैं जिससे जस्ट स्लिप होने से बच जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन किस पे एक्ट हो रहा होगा? फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, क्योंकि आप मिनिमम एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो वो कब होगा कि फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाए वहां पे, ठीक है। तो देखिए, तो अब आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि जो आपका एफ एस
है किसी भी टाइम पे, इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस कंपोनेंट Fs1 एज वेल एज Fs2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसे, Fs की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 एंड 2 से, तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 4f/5 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा अपने पास, ये Fs squaring on both side if I write, it will be 400 plus 16f square by 25। ठीक है, अच्छा इसे मैं 5 बोल देता हूँ। अब सोचिए, अब आप लिखेंगे Fs must be less than or equal to Fs max, तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, देखिए क्या, तो Fs should be less than or equal to Fs max, so Fs की जगह स्क्वायर भी कर सकते हैं अपन इस पे, है ना, तो स्क्वायर किया तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 400 प्लस 16f स्क्वायर बाई 25 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.3f का स्क्वायर। ठीक है, 0.3f का स्क्वायर यू विल राइट, मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया Fs मैक्स की यहाँ से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एंजॉय करिए, नीट वाले लोग डरे ना इससे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए। आपसे सिंपल क्या पूछ सकता था पुराने क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते हुए कि बताइए फ्रिक्शन की वो वैल्यू जिस पे कि फ्रिक्शन आप एक्ट ही नहीं हो रहा है, सॉरी फोर्स की वैल्यू जिस पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन की डायरेक्शंस के बारे में पूछ सकता था। तो इट्स ए ओवरऑल क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, सो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 16/25 एफ स्क्वायर, इसको आप डेसिमल्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, तो चलिए करके देख लेते हैं अपन। तो ये कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे, 0 पॉइंट, ये 160 हो गया, 6 टाइम्स क्या 150 हो गया, 10 बचा, 10 100 हो गया, तो ये 0.64 टाइम्स इट इज एफ स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0.09 एफ स्क्वायर एफ आई स्क्वायर। ओके, सो अब एफ स्क्वायर के टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो मेरे पास आ रहा है 0.64 एफ स्क्वायर माइनस 0.09 एफ स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, तो यह आ जा रहा है मेरे पास लेस देन और इक्वल टू -400। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 5 और ये आपका 5, 0.55 एफ स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू -400। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज लेस देन ए नेगेटिव नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ एफ, फॉर नो वैल्यू ऑफ एफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा, आप कितना भी एफ रख लीजिए। ओके, let's solve next question here. See, एक cart है, there's a cart which is moving on a flat road. There's a block which is kept here. इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between this surface and block is mu, it is given to you. Okay, so my question is find minimum acceleration of the cart so that block does not slip on it. Let's solve this. अच्छा, अगर ये कार्ड एक्सेलरेट नहीं करे, आप सिंपली सोचिए, अगर ये कार्ड एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो क्या होगा। तो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से सोचते हैं, तो ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो यहाँ mg आएगा, देयर मे बी ए नॉर्मल बिटवीन कार्ट एंड दिस ब्लॉक, एंड नाउ द फ्रिक्शन कम्स इनटू द पिक्चर। अब ये कार्ट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ब्लॉक के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि n की वैल्यू 0 आएगी, कोई प्रेस कर ही नहीं रहा होगा ये ब्लॉक अगेंस्ट द कार्ट, दिस इज कार्ट। नाउ mg की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो जरूर नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, g। तो क्या ये ब्लॉक स्लिप करेगा फिर, हाँ स्लिप करेगा, पर नॉर्मल 0 है इसलिए वहां कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, दो द सरफेस इज रफ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये कार्ड एक्सेलरेट कर जाए
मतलब मुझे नॉर्मल नॉन जीरो चाहिए, जैसे फ्रिक्शन एक्ट होने लगे तो mg को बैलेंस किया जा सकता है। तो कार्ट को किधर एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कार्ट को एक्सेलरेट कराना पड़ेगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, जिससे नॉर्मल की कुछ वैल्यू आ जाए मेरे पास। तो इफ कार्ट इज एक्सेलरेटिंग राइट वर्ड, से इफ आई राइट इफ कार्ट इज एक्सेलरेटिंग राइट वर्ड, क्योंकि नॉर्मल पुल तो नहीं कर सकता, तो लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन का तो कोई फायदा नहीं होगा। In that case, what will happen? Here is the block you have, yes, and you have this normal force acting here. Okay, here you have this mg acting downward, and you have this acceleration of this block in this direction, क्योंकि आप मान रहे हैं कि block is not slipping, so block is moving with the cart in that direction. So by Newton's second law only in horizontal direction आप n को क्या लिख देंगे, m into a। तो आप एक्सेलरेशन जितना ज्यादा रखेंगे नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ नॉर्मल जीरो आ रहा था, यहाँ नॉर्मल नॉन जीरो आ रहा है, तो नॉर्मल एक्ट हो रहा है तो फिर वहां फ्रिक्शन भी एक्ट हो सकता है, क्योंकि अब फ्रिक्शन तो एक्ट हो ही रहा है, साथ में ब्लॉक नीचे स्लिप करना चाहता है, और अगर हम चाहते हैं स्लिप ना करे तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक रहना चाहिए। तो फॉर द ब्लॉक नॉट टू स्लिप एफ एस मस्ट बी इक्वल टू एम जी, यस, एंड एन तो आपका एम ए है ही, और आप मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए एफ एस मस्ट बी इक्वल टू लेस देन एफ एस मैक्स, ये भी ट्रू होगा। तो आपका मतलब एफ एस एम जी के इक्वल है, एम जी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स विच इज म्यू इंटू एन। तो आपका जो एम जी है बच्चों वो किससे छोटा आना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू into what is normal you have is ma, so mm cancels out, so what you get, this acceleration must be greater than or equal to g by mu। so minimum की जो बात हो रही है, minimum acceleration, so minimum acceleration of cart should be equal to a min, it must be equal to g by mu, this is my answer। did you get it? So if this cart accelerate rightward then this block कैन बैलेंस इटसेल्फ, इसका जो वेट है उसे कौन बैलेंस कर सकता है, फ्रिक्शन। पर अगर ये कार्ड एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये मैंने जो सॉल्व किया है बच्चों, इसे आप मेथड 1 लिख लीजिए, दिस इज इन ग्राउंड फ्रेम आई हैव सॉल्व्ड, मेथड 1 दिस आई हैव सॉल्व्ड इन ग्राउंड फ्रेम। आप इसे किसके फ्रेम में जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, इन फ्रेम ऑफ कार्ट। तो मैं इस साइड आपको समझाता हूँ, हाउ विल यू सॉल्व बाय मेथड 2। सो मेथड 2 इन फ्रेम ऑफ कार्ट। अब कार्ट तो आपकी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, किधर की तरफ, राइट वर्ड, तो कैसा फ्रेम हो गया कार्ट का, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो इस फ्रेम में आप बताइए मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, लेट मी राइट लाइक दिस, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये क्या होगा आपका, जीरो होगा, क्योंकि कार्ट जो ब्लॉक है आपका, या ऐसा बोल दीजिए कि जो यस ब्लॉक कार्ट पे स्लिप नहीं कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो कार्ट के फ्रेम में ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो। सो इन फ्रेम ऑफ कार्ट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम, जबकि इन ग्राउंड फ्रेम ब्लॉक वाज एक्सेलरेटिंग राइटवर्ड विद दिस एक्सेलरेशन ए। तो मैं अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज कर लूँ यहाँ पे, तो सॉरी, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इफ आई यूज इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्री बॉडी डायग्राम समझिए, आपके पास नॉर्मल है यहाँ पे, यस, आपके पास mg है यहाँ पे, यस। अब एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, कार्ट का एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हैं राइट में है, यस, कार्ट का एक्सेलरेशन इज राइट वर्ड, तो फिर मेरा जो स्यूडो फोर्स आएगा बच्चों वो किस डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड वैल्यू विल बी हाउ मच, ma। so I apply a pseudo force here, can check this is mass of the body into acceleration of reference frame, yes friction will be acting upward, this is fs। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से आप पहले तो n को क्या लिख देंगे ma और fs को क्या लिख देंगे mg, बाकी फिर यहाँ से पूरी की पूरी प्रोसेस ये सब कुछ सेम चली जाएगी। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने n को ma बोला और यहाँ हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से n को ma बोल रहे हैं, नथिंग एल्स। सो आई होप आपको ये अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एन आइडिया। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और इस इंक्लाइन का जो एंगल है वो थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लाइन इज थीटा। ओके, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया मैंने, ए ब्लॉक इज कैप्ड एंड दिस इज, ब्लॉक का जो मास है वो कैपिटल एम है और जो इंक्लाइन है वो रफ है, ठीक है, देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन एंड दिस ब्लॉक। अब
एक कंडीशन में आपके साथ क्या सॉल्व कराना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप ऐसा सोचिए जैसे कि यहाँ पे एक हिंज है, दिस इज हिंज, ठीक है, ये सरफेस फिक्स है और थोड़ी देर के लिए इस लाइन को मिटा देते हैं अपन, और इसे अपन ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, मतलब इसे नीचे भी लाया जा सकता है और ऊपर भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप कैसे चेंज कर सकते हैं थीटा को। तो अगर मैं इसे नीचे ले आऊं, जैसे यहाँ पे ऐसे ले आऊं, ठीक है, तो ब्लॉक कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो इसका जो थीटा है वो डिक्रीज कर गया, है ना, ये कुछ थीटा 1 हो गया। या फिर मैं इसे ऊपर ले जाऊं और ज़्यादा एंगल कर दूं, यहाँ पे ले आऊं, ब्लॉक मुझे ऐसा दिखने लगेगा, दिस इज माई ब्लॉक, यस। तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो मेरा इंक्रीज हो गया, दिस इज माई थीटा 2, दिस इज इंक्रीज्ड, यस। तो एक थीटा मैंने डिक्रीज कर दिया, दूसरा थीटा इंक्रीज कर दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं आउट ऑफ दीज थ्री पोजिशंस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, in which position there is less chances of the block to slip? Okay, you can answer it. किस सिचुएशन में, किस डायग्राम में ये जो ब्लॉक है वो स्लिप करने के चांसेस कम होंगे? तो आप इंट्यूशन बेसिस पे भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो सेकेंड कैटेगरी है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लाइन कम है, तो यहाँ पे इसके स्लिप होने के चांसेस कम हैं। यहाँ पे थर्ड में इसके स्लिप होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और वन में इसके स्लिप होने के चांसेस इंटरमीडिएट हैं। ये आप ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब एक बात समझते हैं अपन, यहाँ पे मैंने ब्लॉक को इस पोजीशन में रखा है यहाँ पे, ठीक है, और अब मैं इसे धीरे स्लोली 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 ऊपर की तरफ उठाता जा रहा हूँ, ओके। और ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, सेकेंड तक आया तो स्लिप नहीं किया, और मान लेता हूँ मैं जैसे ही मैं फर्स्ट पे पहुंचा अभी भी स्लिप नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे ही एंगल फर्स्ट से थोड़ा सा बढ़ा दिया, इंक्लाइन को रोटेट कर रहे हैं अपन, जैसे ही मैंने एंगल फर्स्ट से थोड़ा बढ़ा दिया तो ये ब्लॉक जस्ट स्लिप करना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हैं? यानी मैंने एंगल ऑफ इंक्लाइन को 0 डिग्री से लेके कॉन्स्टेंटली कहां तक बढ़ाया, थीटा तक, और जस्ट एट थीटा इट स्टार्ट्स टू स्लाइड। मतलब वो उसमें कहां पे, किस टाइप की पोजीशन में है, it is an impending state at this location here, okay। So तो ये जो एंगल थीटा है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट वी कॉल इट एंगल ऑफ रिपोज। आई अगेन एक्सप्लेन इट टू यू हियर, इज मैंने एंगल ऑफ इंक्लाइन को ऑल द वे फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा डिग्रीज इंक्रीज किया यहाँ पे। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है वो पहले स्लिप नहीं कर रहा था 0 डिग्री पे, इंक्लाइन धीरे धीरे बढ़ाया, इसने स्लिप नहीं किया नहीं किया नहीं किया, और जैसे ही एंगल थीटा हुआ इसने, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, मतलब मैंने थीटा से ज्यादा एंगल कर दिया इंक्लाइन का, तो ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो एक टर्म डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या मतलब होता है एंगल ऑफ रिपोज का, ये समझ लीजिए आप लोग। इसमें लिख लीजिए, मैं बोलता हूं, इट इज द मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन with horizontal, maximum inclination angle of an inclined plane with horizontal, up to which a block capped on it does not slide, up to which a block capped on it does not slide, and that angle is called angle of repose. मतलब if angle of incline is greater than angle of repose, block will slip. Angle of incline is less than angle of repose, block will not slip. ठीक है, तो मान लेते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज म्यू, एंड स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बना देते हैं। तो ब्लॉक पर नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, यू आर फेमिलियर विद इट, कौन सा एक्ट हो रहा होगा, mg sin थीटा। इधर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो कौन सा होगा, mg cos थीटा। ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा इस पे वो होगा नॉर्मल, और ये mg sin थीटा की वजह से ब्लॉक नीचे स्लाइड कर सकता है,
तो फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ये किधर एक्ट हो रहा होगा, ऊपर की तरफ। कौन एक्ट करा रहा होगा ये फ्रिक्शन, इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। अब ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहे हैं तो एफ एस, पर एंगल ऑफ रिपोज के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लॉक कैसी स्टेट में रहेगा, इम्पेंडिंग स्टेट में, इम्पेंडिंग स्टेट, यू अंडरस्टैंड इट। इम्पेंडिंग स्टेट में जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग वैल्यू पे होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो लेट्स कीप इट मैक्सिमम, बट स्टिल ब्लॉक इज एन इक्विलिब्रियम। इससे जस्ट बाद ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन से n मस्ट बी इक्वल टू mg cos theta here and fs max must be equal to mg sin theta। अब आप क्या लिखेंगे, s fs max ये होता है किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n, ठीक है। बेसिकली इट इज म्यू s टू बी सेफ, म्यू s टाइम्स n। सो fs max की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इट विल बी म्यू s, n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो n की जगह पे आ जाएगा आपके पास mg cos theta इज इक्वल टू दिस mg sin theta। mg कैंसल्स आउट, cos theta को नीचे ले जाइए, तो आपके पास आएगा जो म्यू एस है, इट इज इक्वल टू tan of theta sin theta divided by cos theta, and it's a wonderful equation you got here। theta is called angle of repose, एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज ऑफ एन इंक्लाइन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे, मतलब मास ऑफ ब्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, जैसे मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। ओके, तो अगर आपको से यहाँ पे एक नोट लिख लेता है, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज नोन, एंगल ऑफ रिपोज इज नोन, इट implies mu s is known। मतलब अगर मुझे किसी सिचुएशन में एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू पता चल गई, इसका मतलब है कि मुझे वहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू पता चल गई, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। अब इसको समझते हैं अपन। मान लीजिए लेट लेट म्यू एस इज इक्वल टू से 1.73, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो फिर बताओ एंगल ऑफ रिपोज कितना आएगा, तो आप लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो आप लिखेंगे थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। मतलब एक ब्लॉक का मटेरियल, म्यू तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, म्यू मास पे डिपेंड नहीं करता है, म्यू मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ब्लॉक का मटेरियल और इंक्लाइन प्लेन का मटेरियल कुछ ऐसा है कि उनका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 60 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। अब मैंने एक इंक्लाइन बना लिया जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्रीज है, लेट अस कंसीडर एन इंक्लाइन whose angle of inclination is 60 degrees। So let us keep a block here। और इस ब्लॉक के लिए ही यहाँ पे जो म्यू एस की जो वैल्यू है वो √3 है। तो ये ब्लॉक आप बोल सकते हैं कि ये किस में होगा, इम्पेंडिंग स्टेट में होगा, ठीक है। अब आप बोलिए अगर मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक रख दूं, इफ आई कीप ए ब्लॉक ऑफ मास से 2m, तो ये भी स्लिप नहीं कर रहा होगा और ये भी स्लिप नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सिंपल है कि इन दोनों का जो mg sin थीटा है, यानी रेस्पेक्टिव मास इनटू g sin थीटा, इट इज बैलेंस्ड बाय म्यू एस इनटू n। ओके, प्लेन एंड सिंपल। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है आपको समझ में आ गया, इट इज मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइन, ठीक है, फॉर विच ए ब्लॉक केप्ट ऑन इट डज नॉट स्लिप। उससे ज्यादा एंगल कर दिया अगर मैंने इंक्लाइन का तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। तो क्या एंगल ऑफ रिपोज ब्लॉक पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता ब्लॉक के, पर ब्लॉक के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल नोट आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, वो नोट ये है, इफ एंगल ऑफ इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइन with horizontal is greater than angle of repose, angle of repose। इसका मतलब क्या हो गया, then block kept on it will slip, will slip। और दूसरी कंडीशन,
angle of an incline with horizontal is less than angle of repose. अब लेस देन के साथ आप एक और टर्म भी ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, देन ब्लॉक kept on it will not slip. हाँ, रफ तो होना ही चाहिए वैसे, है ना, फ्रिक्शन शुड बी देयर. इट विल नॉट स्लिप. तो ये अपने लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन की तरह काम करेगा इस केस में. तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में आपकी बॉडी किस स्टेट में होती है, इंपेंडिंग स्टेट में होती है. यस, दिस इज एन इंपेंडिंग स्टेट. इंपेंडिंग स्टेट का मतलब फ्रिक्शन किस पे एक्ट हो रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे. तो अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लाइन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, तब तो इंपेंडिंग स्टेट से पहले की बात होगी ना. मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से छोटी भी होगी, और कितनी होगी, जितनी जरूरत है. तो ये एक नोट आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं. मैंने ये जो आपको नोट लिखवाया है, मैं यहाँ पे एक और नोट ऐड करवा रहा हूँ बच्चों. आप अपने नोटबुक में जगह है तो जरूर ऐड करें, या पेज के ऊपर लिख लें. वो नोट ये है कि सपोज इफ एंगल ऑफ इंक्लाइन with horizontal is less than angle of repose, less than angle of repose. In this case, friction acting is static friction, और उसकी जो वैल्यू है it is mg sin theta. ठीक है, और ये जो थीटा है, this is angle of incline, this is angle of incline. यानी आपका एंगल ऑफ इंक्लाइन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है. तो इस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा वो इट विल नॉट बी म्यू mg cos थीटा, इट विल बी mg sin थीटा, क्योंकि वहां पे आपका जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पे एक्ट नहीं हो रहा है. मेक ए पॉइंट. ओके, इसका उल्टा पॉइंट आप लिख लेंगे, मैं इस पे लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ. इफ एंगल ऑफ इंक्लाइन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, देन फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एस मैक्स एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जो कितनी आएगी, म्यू एस इंटू mg cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन. इज दैट क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इंक्लाइन है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मुझे दिया हुआ है यहाँ पे. लेट अस टेक सम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, से आई एम राइटिंग इट इज 45 डिग्री गिवन, और एक ब्लॉक भी रखा हुआ है इस पे, ठीक है, ऑफ मास m. आपको दिया हुआ है गिवन एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री. ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं इस केस में. दिस इज ए फिक्स्ड इंक्लाइन. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, डज द ब्लॉक स्लिप? डज द ब्लॉक स्लिप? ये तो आप एक लाइन में ही आंसर कर सकते हैं मुझे. कैसे? आप बोलेंगे यस, बिकॉज 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री. Yes, because angle of incline is greater than angle of repose, means it will slip. Perfect. Okay. Second question बहुत ही बेसिक से आपसे पूछा जा सकता है. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between block and incline, it is equal to, तो इसका सॉल्यूशन भी इजी है. क्या होगा? सिंपल, आई नो this mu s is equal to tan of theta, where theta is angle of repose, which is given to me as 30 degrees. So mu s is equal to tan of 30 degrees. So you can say this mu s is equal to 1 by root of 3. You can leave here. Okay. थर्ड पार्ट आपसे पूछा जा सकता है. थर्ड पार्ट, फाइंड friction acting on the block. Friction acting on the block. All right.
तो सबसे पहले आपने बोल दिया कि स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन कैसा एक्ट हो रहा होगा, काइनेटिक। सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, और डेफिनेटली अप द इंक्लाइन लगेगा फ्रिक्शन क्योंकि इसकी स्लिपिंग नीचे हो रही है। नीचे एक फोर्स आएगा इस पर mg, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 45, इधर की तरफ एक फोर्स आएगा mg कॉस ऑफ 45, इधर की तरफ एक फोर्स आएगा नॉर्मल। बट मैं जानता हूं कि जो मेरा एफ के है वो सिंपली म्यू के एन होता है, और म्यू के को आप म्यू एस के इक्वल मान सकते हैं जब हमें पता नहीं है, जो मेरे पास कितना है 1/√3। ठीक है, तो इस बेसिस पे मेरा जो फ्रिक्शन है वो आ गया मेरे पास 1/√3 इंटू एन, और एन की वैल्यू आप यहाँ से सीधा सीधा उठा सकते हैं, कितनी है mg/√2। ठीक है, तो फिर आप एन वहाँ पुट कर सकते हैं और आपकी एफ के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mg/√3 इंटू √2 विच इज इक्वल टू mg/√6। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मेरा फोर्थ पार्ट आएगा। आप देख लीजिए mg/√6 फ्रिक्शन लग रहा है, जबकि ये जो कंपोनेंट है वो कितना है mg/√2। तो आप देख पा रहे हैं mg/√2 इज ग्रेटर देन mg/√6, क्योंकि बड़ी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा ही आएगा। ठीक है, तो कौन बड़ा है, mg/√2 बड़ा है, मतलब ये ब्लॉक किधर आ रहा होगा, नीचे। तो ये भी बता दो चलो, एक्सेलरेशन कितना है फटाफट से, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बता सकते हैं? बिल्कुल, तो इसी डायग्राम से बता दूं मैं, इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड। सो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg/√2 माइनस फ्रिक्शन विच इज mg/√6 will be equal to mass into acceleration. So acceleration comes out to be g taken out common, it will be 1/√2 minus 1/√6। आप अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप √2 को कॉमन निकाल सकते हैं, इट विल बी 1 माइनस 1/√3, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला पार्ट मैं आपसे पूछता हूँ, सोच के बताइएगा। से इफ ए फोर्स F is applied parallel to the inclined, parallel to the inclined on this block, find minimum and maximum value of F such that block does not slip। तो आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एफ बता दीजिए जिससे ब्लॉक स्लिप ना करे। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था आज, है ना। तो ये मेरे पास इंक्लाइन है 45 डिग्रीज, ये ब्लॉक है। ओके, एक फोर्स मैंने पैरेलल टू इंक्लाइन इस पे अप्लाई कर दिया। दिस इज माय इंक्लाइन, इट्स अ फिक्स्ड इंक्लाइन। अब बाकी फोर्सेस इस पे कौन से लग रहे हैं भाई, बिल्कुल बाकी फोर्सेस mg sin 45 that is mg/√2, mg cos 45 which is mg/√2, and you can see there's a normal, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर मेरा कैपिटल F 0 मैंने रखा, तो अभी अभी सॉल्व करके आए पार्ट 4 में कि इट एक्सेलरेट्स डाउन द इंक्लाइन, तो मुझे F को कुछ तो लगाना पड़ेगा। पर मैंने F को सिर्फ इतना ही रखा है कि ये जस्ट स्लिप होने से बच जाए। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, मतलब अगर मैं F हटा लूँ, है ना, F को जरा सा भी कम कर दूं तो ये स्लिप करेगा डाउन द इंक्लाइन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। पर अभी F की जब F लग रहा है तो तब तो ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा। कैपिटल F जब एक्ट हो रहा है तो इट इज नॉट स्लिपिंग, सो इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ, मिनिमम। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे किस पे पहुंच जाना चाहिए, मैक्सिमम पे। तो क्या लिखोगे आप, इट इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो आप लिखोगे यहाँ पे एफ मेन प्लस Fs max is equal to mg/√2, n is definitely mg/√2, और आपको पता है जो Fs max है इट इज इक्वल टू म्यू
एस इंटू एन, म्यू एस आप निकाल चुके हैं, 1/√3 इंटू एन इज mg/√2। तो ये जो फ्रिक्शन आता है आपके पास कितना आता है, mg/√6। आप पुट कर सकते हैं इसे, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स निकल के आ जाएगी एफ मेन प्लस mg/√6 इज इक्वल टू mg/√2। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इट विल बी, इट कैन बी रिटन mg टेकन आउट 1/√2 minus 1/√6, can simplify it. So minimum force which is needed here will be mg divided by root of 2 multiplied with 1 minus 1/√3। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स नीडेड। ओके, अब आती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो आप क्या सोचिएगा कि आप इस एफ को बढ़ाते जाइए, इतना बढ़ा दिया आपने कि अब ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी है वो किधर की तरफ आ गई, ऊपर की तरफ। तो जो फ्रिक्शन है बच्चों वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा क्या कोशिश करता है कि चीजें स्लिप ना करें। ठीक है, सो ये इसका एक पार्ट हो गया मिनिमम वाला। तो अब अपन इसका सेकेंड मैक्सिमम के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप शायद गैस कर पा रहे होंगे मैक्सिमम में क्या होगा। सो इट्स द सेम इंक्लाइन, तो कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका होगा। मैंने अब एफ इतना बढ़ा दिया है, एफ को उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा दिया है, जिससे ये ऊपर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी रखता है। तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस विल बी डाउनवर्ड, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा के लिए सॉल्व करना है तो मैं फ्रिक्शन को मैक्सिमम पे पहुंचा दिया। अब इधर की तरफ ये जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, mg/√2। इधर की तरफ जो फोर्स आ गया वो भी कितना आ गया, mg/√2। ऊपर की तरफ जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, नॉर्मल। बट स्टिल ये अभी स्लिप तो नहीं कर रहा है, हमें वही फोर्स फाइंड करना है जिससे स्लिप ना करे। तो अब इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि एफ मैक्स है वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, mg/√2 प्लस एफ एस मैक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और जो एफ एस मैक्स है यहाँ पे, एफ एस मैक्स है वो कितना रहेगा आपके पास, म्यू एस इंटू एन रहेगा, विच इज mg/√2। सो इट विल बी म्यू एस mg डिवाइडेड बाय √2। तो अब आपके पास ये निकल गया बच्चों, देखो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस की जगह आप लिख दीजिएगा 1/√3 इंटू mg डिवाइडेड बाय √2। तो इस हिसाब से जो आ जाएगा आपके पास mg डिवाइडेड बाय √6 विच इज योर एफ एस मैक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स विच यू कैन अप्लाई ऑन इट सच दैट इट डज नॉट स्लिप। तो क्या आ जाएगा, mg/√2 प्लस mg/√6 means mg/√2 can be taken out, 1 plus 1/√3। So this will be your answer for maximum। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि your f can be from this value which is mg/√2 1 minus 1/√3 to mg/√2 1 plus 1/√3। So f can vary between these two numbers। Acha, I leave it to you. You can tell me the value of capital F such that this block friction acting on the block becomes 0. Value of capital F such that friction acting on the block becomes 0. It's a question for you. Did you understood? Okay.